चलिए मुझे एक बात बताइए, अगर आप वोट डालने जाते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि जिस आदमी को आप वोट डाल रहे हैं आपका वोट उसको ही जा रहा है या आपका वोट काउंट भी हो रहा है, या फिर आपके पास एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आता है, चलिए किसी की मार्कशीट है, इसकी क्या गारंटी है कि वो डॉक्यूमेंट फेक नहीं है और 100% रियल है, और आप कैसे चेक करेंगे ये? चलिए, अगर आपने किसी से एक घर खरीदा, इसकी क्या गारंटी है कि वो घर बेचने वाला एक्चुअल सेलर है और आपको कोई बेवकूफ नहीं बना रहा है? मुझे पता है कि इसका जवाब ये तो नहीं है कि आप 100% श्योर है। हर किसी के मन में डर रहता ही है जब आप कोई भी गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन के साथ या कोई भी दुनिया में ट्रांजैक्शन के साथ डील कर रहे हो कि ये एक्चुअल है या फेक है। मैं अगर बोलूं कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ये सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो सकते हैं, आप किसको वोट कर रहे हैं आपको खुद पता चल सकता है, ये डॉक्यूमेंट एक्चुअली जो मार्कशीट दी गई है वो एक्चुअल है कि नहीं पता चल सकता है, और ये सेलर जिसके आपको घर भेजा है ये एक्चुअल सेलर है कि नहीं पता चल सकता है। तो आप विश्वास करेंगे? हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रेरणा एंड आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अभी हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स डिस्कस की उसमें मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है कि डेटा टैम्परिंग। कहीं पे भी आपका एक्चुअल डेटा आपको मिलने की गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई भी वो डेटा को टैम्पर कर सकता है। अभी ऐसा क्यों हो सकता है? पहला रीजन है क्योंकि ये सेंट्रलाइज फॉर्मेट में होता है। एक सिस्टम एक आदमी मैनेज कर रहा है, वो जाके वो डेटा को चेंज कर देगा और हमें पता नहीं चलेगा। दूसरा है कि वो सिस्टम हैक हो सकता है, और वो एक ही सिस्टम है तो उसको हैक करना इजी है और टैम्पर करना इजी है। यही सब प्रॉब्लम को सॉल्व करती है आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो 90s में आई थी, लेकिन इसका फर्स्ट टाइम यूज जो है वो सतोशी नाकामोटो, हु वाज क्लेम टू बी अ जापानीज पर्सन। एक्चुअली नोबडी नोज हिज रियल आइडेंटिटी। वो कौन है, वो एक आदमी है या बहुत सारे आदमी हैं, किसी को नहीं पता है। उन्होंने इसकी टेक्नोलॉजी की यूज की जब उन्होंने पहली क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन बनाया, और तब से ही क्रिप्टो करेंसी का बूम आया और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगी और इसके यूजेस लोगों को समझ में आने लगे। तो पहले बात करेंगे कि ये कैसे वर्क करती है। अभी देखिए, जैसा इसका नाम डिफाइन करता है वैसी ही ये टेक्नोलॉजी है। जैसे ही आपका एक ट्रांजैक्शन होता है, वो ट्रांजैक्शन कुछ भी हो सकता है, पैसों का ट्रांजैक्शन होता है, डेटा स्टोरेज का ट्रांजैक्शन हो सकता है, या कोई भी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन हो सकता है। जैसे ही एक ट्रांजैक्शन होता है, एक ब्लॉक उसके लिए क्रिएट होता है। वो ब्लॉक में 3 इंफॉर्मेशन होती है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन होती है जो भी वो ट्रांजैक्शन हो रहा है या जो भी आपको वहां पे डेटा डालना है या इंफॉर्मेशन डालनी है। लाइक सपोज आप A to B पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन होगी वहां पे कि A to B 50 रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं। दूसरा डेटा वहां पे होता है जो कि होता है हैश। हैश को आप समझ लीजिए आपका यूनिक आधार नंबर या यूनिक फिंगरप्रिंट की तरह। ये एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर और अल्फाबेट्स होता है। ये नंबर हर ब्लॉक में स्टोर होता है। जो तीसरा डेटा होता है हर ब्लॉक में, वो होता है प्रीवियस वाले ब्लॉक का हैश। अब प्रीवियस वाले ब्लॉक का हैश मतलब क्या? हर ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग ब्लॉक डिजाइंड होता है और वो ब्लॉक आपस में सारे कनेक्टेड रहते हैं। सो अभी जो नया ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए जो ब्लॉक क्रिएट होगा उसमें वो इंफॉर्मेशन होगी, उसका एक नया क्रिएटेड हैश होगा, और उससे पहले जो ट्रांजैक्शन क्रिएट हुआ होगा उसका हैश भी यहाँ स्टोर होगा। सो इस तरह से देखा जाए तो ये जितने भी चेन है ब्लॉक्स की, हर ब्लॉक में पीछे वाले ब्लॉक का हैश इंफॉर्मेशन होगी ही होगी। अब इसका फायदा ये है, मान लीजिए कोई एक ब्लॉक में कोई कुछ टैम्परिंग करता है, वो टैम्परिंग करने के बाद वो ब्लॉक का केवल डेटा चेंज नहीं होगा बल्कि उसके बाद के सारे ब्लॉक्स का डेटा चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका हैश चेंज होगा, सब्सिक्वेंटली सारे हैश चेंज हो जाएंगे। अब आप मुझे बोलेंगे कि ठीक है, इसके सारे हैश चेंज हो गए, उससे क्या फर्क पड़ता है, टैम्परिंग करने वाले ने तो टैम्परिंग कर दी। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन का। तो ये जो एक नेटवर्क है, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स यानी नोड्स अटैच होते हैं। यानी कि ब्लॉकचेन का जो एक नेटवर्क है, सपोज एक बिटकॉइन का जो नेटवर्क है वो बहुत बहुत बड़ा है, और ब्लॉकचेन कंप्यूटर्स में बहुत सारे कंप्यूटर ऐड होते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि आपकी ये जो इंफॉर्मेशन है, जितने भी ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ एक कंप्यूटर पे सेव नहीं होती है, बल्कि उस नेटवर्क में जितने भी नोड्स हैं या कंप्यूटर्स हैं उन सब पे सेव होती है। तो आप ये डेटा एक जगह चेंज करोगे जब, तो बाकी के सारे कंप्यूटर्स उसको वेरीफाई करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो सही है कि नहीं, और अगर ये सारे कंप्यूटर्स बोलते हैं कि ये गलत है तो ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं होगा, ये चेंजेस परफॉर्म नहीं होंगे। एंड ये है बहुत बड़ा फायदा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होने का। हाँ, अब आप ये बोल सकते हो कि कोई 50% से ज़्यादा अगर कंप्यूटर्स में चेंजेस कर दे, 51% कंप्यूटर में चेंजेस कर दे तो
कंसेंसस आ जाएगा और फिर ये डेटा चेंज हो जाएगा। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये सेट ऑफ कंप्यूटर 10 या 12 कंप्यूटर नहीं है, ये हज़ारों और लाखों के क्वांटिटी में कंप्यूटर्स हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड जाके इनको चेंज करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज एक ब्लॉक को चेंज करने के लिए, एक हैश को चेंज करने के लिए लगभग 10 मिनट का टाइम लगता है। अगर आप इमेजिन करोगे यही एक हैश, यही एक ब्लॉक आपको 1 लाख पीसीज पे और नोट्स पे चेंज करना है, तो आई थिंक इसमें 100-200 साल लग जाएंगे, जो कि टोटली इम्पॉसिबल है। एटलीस्ट अभी तक तो इम्पॉसिबल है। और यही एक कारण है जिसकी वजह से आपका डेटा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में मोस्ट सिक्योर्ड माना जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो इतने सारे कंप्यूटर्स हैं जो पूरा दिन रात वेरिफिकेशन कर रहे हैं हर ट्रांजैक्शन का, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आपका सिस्टम कॉन्टिन्यूसली चालू होना चाहिए, इसमें टाइम जाती है, एनर्जी जाती है, पावर कंजम्पशन है। सो व्हाई आर दीज पीपल डूइंग इट? बिकॉज दे आर रिसीविंग अ रिवॉर्ड फॉर दिस एंड दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट। इन केस ऑफ बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है उसमें रिवॉर्ड इटसेल्फ इज द बिटकॉइंस। नाउ ये जो नोड्स होते हैं उनको माइनर बोलते हैं, दे आर द माइनर्स एंड द प्रोसेस इज माइनिंग, जिसमें उनको एज अ रिवॉर्ड बिटकॉइंस मिलते हैं। इसी तरह से हर ब्लॉकचेन नेटवर्क के अपने खुद के अलग अलग रिवॉर्ड्स होते हैं। नाउ यू आस्क मी कि मैंने शुरू में बोला था कि हम वोट डालें और हमें पता चल जाए कि वोट है, मतलब सिस्टम पे वो डेटा अवेलेबल रहेगा, साथ में हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो ये सारे माइनर्स या सारे नोड्स के पास जा रहा है, तो हमारा डेटा प्राइवेट कैसे है? यहाँ पे तो प्राइवेसी इशू आते हैं, हमारा डिटेल्स तो सब किसी के पास है। तो उसका जवाब है पब्लिक की एंड प्राइवेट की। तो इसको आप आपके ईमेल आईडी की तरह समझ लो। जब आप एक ईमेल आईडी बनाते हो और उसको एक पासवर्ड देते हो, तो जो आपकी ईमेल आईडी है वो पब्लिक की है और जो आपका पासवर्ड है वो प्राइवेट की है। जब भी आप किसी भी डोमेन पे कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे अंडर दिस ब्लॉकचेन नेटवर्क, हमेशा आपका पब्लिक की ही शेयर होता है, जो कि आपकी ईमेल आईडी है इन जनरल रियल वर्ल्ड। इसलिए आपकी जो रियल आइडेंटिटी है वो कभी भी रिवील नहीं होती है, और सिर्फ एक पब्लिक की जो होती है वो कॉम्बिनेशन होती है कुछ लेटर्स और नंबर्स का, जो कि सिर्फ दिखाई देती है। बाकी किसी को ये नहीं पता चलेगा कि इस पब्लिक की के अंदर कौन पर्सन है, प्रेरणा सिंह है या नरेंद्र मोदी है, किसी को पता नहीं चलेगा। सो दैट इज द बेनिफिट एंड दैट इज हाउ द प्राइवेसी इज मेंटेन अंडर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो अगला सवाल ये आता है कि मैं इतनी देर से इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रही हूँ, क्या ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली रियल लाइफ में कहीं पे इंप्लीमेंट हुई है या कभी हो सकती है, या इसके रियल लाइफ यूजेस क्या है? ये टेक्नोलॉजी फॉर वोटिंग सियरा लियोन करके एक कंट्री है जहाँ पे ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी है, बट उसके आउटकम पे बहुत सारे कंट्रोवर्सी एंड कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, तो इसलिए ये अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे इतनी फेमस नहीं है। सेकेंडली, ये मेडिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए यूज़ हो रही है, जहाँ पे एक डॉक्टर किसी का भी मेडिकल रिकॉर्ड विदाउट एनी टैम्परिंग ईजिली देख सकता है। ये मार्कशीट्स अपलोड करने के लिए यूज़ हो रही है, सो दैट कोई भी कभी भी अपनी या किसी और की मार्कशीट में कभी भी टैम्परिंग नहीं कर सकता है। एक और बहुत अच्छा यूज़ इसका जो होने वाला है वो है नोटरी में। जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हो घर का, तो वहाँ पे जो सेलर है, जैसे मैंने पहले बोला कि कई बार आप मकान खरीद तो लेते हो लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअल सेलर था ही नहीं और फ्रॉड हो गया है। इन दैट केस यू कैन चेक द एग्जैक्ट रिकॉर्ड जो सिस्टम पे आज से शुरू से मेंटेन है विदाउट एनी टैम्परिंग, तो आपको पता चल सकता है कि वो एक्चुअल सेलर है कि नहीं। तो ये इसके फ्यू नए यूसेस हैं जिन पे काम चल रहा है, और ऐसे बहुत सारे यूसेस आगे फ्यूचर में भी बनने वाले हैं। नाउ मैं आपको बताती हूँ, इथेरियम करके जो क्रिप्टो करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बनी है और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को होस्ट करती है, वहाँ पे एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन बनाई गई है जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और यूज हो सकता है इन फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बट इन अ स्मार्ट सेंस, यानी कि यहाँ पे प्री रिटन टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं विच गेट ऑटोमेटिकली फुलफिल्ड एंड मनी गेट्स ट्रांसफर्ड। सो अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी के साथ और उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डाले हैं, एंड आफ्टर fulfillment of those terms and condition money has to be transferred, so this whole process is automated और आपको एक दूसरे पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन तभी होगा जब यहाँ पे ये हो जाएगा या वहाँ पे वो हो जाएगा। सो दिस जो आपका ट्रस्ट फैक्टर होता है, जो डाउट फैक्टर होता है, जो करप्शन है, फ्रॉड है, वो इस तरीके से काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड द पीपल हु आर वर्किंग ऑन इट एंड रिसर्चिंग इट, दे आर सेइंग दैट देयर वुड बी अ टाइम इन 10 to 15 years दैट पीपल will be highly relying on smart contract। and जैसे आज के टाइम में इंटरनेट इज
the actual reality. It is not just like a part of a life, it has become like intrinsic part of our life. Smart contracts would also become a intrinsic part of all the businesses, so that would be a great use of blockchain technology. So आज के वीडियो में मैंने कोशिश किया इस blockchain technology को आपको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझाने के लिए, एंड आई होप ये वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला होगा, समझने में आया होगा. अगर आया है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर more such videos. And until next time guys, take care, bye bye.